प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने सिख अंग्रेज संबंध भाग 1 किया था। आज हम उसका अगला भाग यानी कि भाग 2 कर रहे हैं कि सिखों के जो कि पंजाब में रह रहे थे उनके अंग्रेज़ों के साथ कैसे संबंध थे। पिछले अध्याय में हमने किया था कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रकार से लाहौर के गवर्नर बने। जब महाराजा रणजीत सिंह शासन में नहीं आए थे तो उस समय पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या थी। महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक उपलब्धियों में हमने भसीन का युद्ध किया था कि जो उन्होंने 1800 ईस्वी में भसीन का युद्ध उन्होंने जीता था और वो युद्ध उनको लड़ना नहीं पड़ा था। पिछले व्याख्यान में हमने ये बात की थी क्योंकि जो उनकी विरोधी मिसलों के जो सरदार थे उनमें आपस में फूट पड़ गई थी। और उसके बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। इससे पहले वह केवल मिसलदार कहलाते थे, लेकिन अब वो महाराजा कहलाने लगे। बैसाखी के दिन महाराजा की उपाधि धारण करने के साथ साथ हमने यह भी किया था कि उन्होंने एक रुपया जारी किया, एक सिक्का भी जारी किया। रुपए का नाम था नानकशाही रुपया और सिक्के का नाम था नानकशाही सिक्का। ये हमने कुछ बातें, कैसे उन्होंने छोटे छोटे राज्यों का दमन किया, होलकर का पंजाब आगमन, सतलज पार के जो राज्य हैं उन पर रणजीत सिंह जी ने कैसे अपना अधिकार किया। अब महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेज़ों के साथ में सीधा आमना सामना होता है और मेटकाफ शिष्टमंडल, हम इस शीर्षक के अंतर्गत अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। रणजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज चिंतित हो उठते, उनकी चिंता बढ़ गई। वे उसकी बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे, परंतु वे रणजीत सिंह से युद्ध करने की स्थिति में भी नहीं थे। जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का जो सूरत हाल है कि वो बहुत परेशान हो गए, लेकिन उनकी स्थिति भी जो है वो ठीक नहीं थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण उन्हें उत्तरी पश्चिमी भारत पर सुरक्षा के माकूल कदम उठाना आवश्यक हो गया। दरअसल सन 1807 में टिलसिट की जो यूरोप में संधि हुई, उसके बाद फ्रांसीसियों के भारत पर संभावित आक्रमणों के विरुद्ध अंग्रेज़ों को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः पहले उन्होंने समझौते का रास्ता अपनाना ही उचित समझा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकाफ के अधीन एक राजनीतिक मिशन पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से समझौता करने के उद्देश्य से भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य गवर्नर जनरल के अपने शब्दों में यह था कि रणजीत सिंह को अपना मित्र बनाने की कोशिश की जाए ताकि वह अंग्रेज़ों के साथ संयुक्त सुरक्षा संधि कर ले, परंतु उसे सतलुज के पूर्व की ओर के इलाकों पर अधिकार न करने दिया जाए। ये गवर्नर जनरल जो था उस समय लॉर्ड मिंटो, ये उसके स्वयं के वाक्य हैं। मेटकाफ को भेजा गया, सर चार्ल्स मेटकाफ की सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह से मीटिंग कसूर के निकट खेमकरण
के स्थान पर 1208 ईस्वी को हुई। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ राजदूत से अपनी मांगें रखी, अंग्रेज़ों ने अपनी शर्तें रखी। तो अंग्रेज़ी जो शर्तें थीं, मेटकाफ की जो शर्तें थीं, उसमें पहला तो यह था कि फ्रांस के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना, सही सुरक्षा, एक अलाइनमेंट बनाना। दूसरा, एक दूसरे के इलाकों में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध होने पर आने जाने की सुविधा देना। यदि युद्ध होता है तो फोर्सेज जाएंगी, रसद सामग्री आएगी जाएगी, इस प्रकार का अंग्रेज़ों ने कहा। तीसरा, अंग्रेज़ों के जो दूत हैं उनको सुरक्षा का आश्वासन। ये कुछ इस प्रकार की संधि की जो कुछ शर्तें हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ से रखी गई। इसके बदले में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मांगें प्रस्तुत की कि अंग्रेज़ उनको जो पंजाब में सिख रह रहे हैं उनका नेता मान ले, उनका राजा मान ले। दूसरी मांग रखी, काबुल के अमीर के साथ रणजीत सिंह के झगड़े की सूरत में अंग्रेज़ निष्पक्ष रहे और काबुल के अमीर के साथ किसी किस्म की मित्रता का संबंध न रखें। तो अंग्रेज़ों ने अपनी बात रखी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी बात रखी। मेटकाफ इन सब बातों का जवाब देने में असमर्थ था। महाराजा ने समझ लिया कि अंग्रेज़ उसकी मित्रता प्राप्त करने की कीमत उसे नहीं देना चाहते। उसने मेटकाफ से उसके साथ आगे चलने के लिए कहा। उस बीच रणजीत सिंह ने मालेरकोटला, फरीदकोट, थानेश्वर आदि स्थानों से नजराना प्राप्त कर उनको अपने अधीन कर लिया। इतिहासकार सोहनलाल सूरी के कथनानुसार रणजीत सिंह की इस कार्रवाई से सतलज और यमुना के बीच के इलाके में एक तरह का भूकंप आ गया। ये इतिहासकार सोहनलाल ने कहा है। मेटकाफ ने थोड़े समय में ही यह महसूस कर लिया कि रणजीत सिंह इन स्थानों पर अधिकार करने के लिए उसको अपने साथ ले जाकर गवाह बनाना चाहता है और इस तरह से गवाह बनाकर उसकी उपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है। मेटकाफ उसके इस तरह से खिलवाड़ करने पर क्रुद्ध हो गया और उसने रणजीत सिंह के साथ कहा कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अतः रणजीत सिंह उसके साथ बातचीत के लिए समय और स्थान निश्चित कर दे। उस समय रणजीत सिंह अंबाला की तरफ बढ़ गया। अब कुछ इस प्रकार का यूरोप में परिवर्तन हुआ कि अंग्रेज़ों के रवैये में भी परिवर्तन आ गया। अंग्रेज़ों के रवैये में महाराजा रणजीत सिंह के प्रति। इसी समय यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन में उपमहाद्वीपीय युद्ध छिड़ गया और उपमहाद्वीपीय युद्ध छिड़ जाने पर नेपोलियन के उद्देश्यों में बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई और अंग्रेज़ों के भारतीय साम्राज्य पर उसका आक्रमण असंभव हो गया। इस राजनीतिक स्थिति का अंग्रेज़ों ने लाभ उठाना उचित समझा और उनको अब रणजीत सिंह की मित्रता की कोई आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि वह यमुना और सतलुज के बीच के इलाके पर
अपना अधिकार त्याग दे। और जो स्थान उसने मेटकाफ के वहाँ पहुँचने के पश्चात अपने अधीन किए थे, सबको त्याग दे और सतलुज के पूर्व के राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। महाराजा रणजीत सिंह को अपने प्रति अंग्रेजों का यह रूखा व्यवहार, बदला हुआ व्यवहार बहुत आश्चर्यजनक लगा। वास्तव में उसको यूरोप की राजनीतिक स्थिति का, उस परिवर्तन का जानकारी को ज्ञान नहीं था और न ही यह स्पष्ट था कि अंग्रेज किस कारण उसकी मित्रता के इच्छुक थे और अब उनको उसके साथ संधि की कोई आवश्यकता क्यों नहीं रही। रणजीत सिंह अपने आप को सब सिखों का एकमात्र राजा या नेता बनाने के लिए अपने राज्य को पूर्व की ओर विस्तार करने की अभिलाषा हर हालत में पूरी करना चाहता था। उसने अंग्रेजों की नई चालों को अनुचित समझते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी और ऐसा जाहिर किया कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए भी तैयार होगा। जब अंग्रेजों पर इस नीति का अनुकूल प्रभाव न पड़ा तो रणजीत सिंह गंभीरता से सोचने लगा कि अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से निपटा जाए। अंग्रेजों ने अपनी मांगों के समर्थन में कर्नल ऑक्टरलॉनी के अधीन एक सेना की टुकड़ी दिल्ली से लुधियाना की ओर भेज दी। इसका मंतव्य यह था कि अगर आवश्यक हुआ तो सख्ती से रणजीत सिंह को सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र खाली करने के लिए मजबूर किया जाए। जब टालमटोल से काम न चला तो रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति को अंग्रेज़ों के मुकाबले में उत्साहजनक न समझकर यही उचित समझा कि अंग्रेज़ों से सीमित मात्रा की संधि कर ली जाए। महाराजा रणजीत सिंह के साथियों ने उनको काफ़ी प्रेरणा दी कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने से नहीं डरना चाहिए, परंतु रणजीत सिंह ने उनकी नहीं मानी। रणजीत सिंह अपनी सूझबूझ को काम में लाकर इस किस्म का खतरनाक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको यह ज्ञान था कि उसके साथी सरदार यह चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ा कर रणजीत सिंह की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए। ये जो खींचातान चल रही थी उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने भी किसी विशेष संघर्ष के बगैर संधि द्वारा रणजीत सिंह के अधिकार को समाप्त करना उचित समझा और दोनों पक्षों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की जो संधि हुई, इस संधि की जो मुख्य धाराएं हैं, दोनों पक्षों के बीच में रणजीत सिंह के सतलुज के पार के इलाके से लौटकर अमृतसर पहुंचने पर काफ़ी समय के विचार विनिमय के बाद 25 अप्रैल 1809 को दोनों पक्षों के बीच में संधि हुई। इतिहास में यह संधि अमृतसर की संधि के नाम से दर्ज है। संधि का पहला प्रावधान कि दोनों हुकूमतों ने आपसी मित्रता के संबंध रखने का निर्णय लिया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने माना कि वे सतलुज से उत्तर पश्चिम की दिशा में किसी इलाके के साथ संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने उत्तर पश्चिम दिशा से अपना जो रुचि है कि वो रुचि अब हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं। तीसरा, रणजीत सिंह को उन्होंने एक स्वतंत्र शासक मान लिया। ठीक है। चौथा, रणजीत सिंह सतलुज के पूर्व की ओर केवल उन स्थानों पर अधिकार रखेगा जो मेटकाफ के आने से पूर्व
उसके अधीन थे या उसके अधीनस्थ माने जाते थे। समझ रहे हैं आप? मेटकॉफ के आने से पूर्व अगला जो प्रावधान है, सतलुज के पूर्व के स्थित स्थानों पर ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक नहीं रखे जा सकेंगे। ये इससे पहले वाला प्रावधान आप पुनः मस्तिष्क में लाएं कि सतलुज से पूर्व के उन स्थानों पर अधिकार नहीं रखेगा जो मेटकाफ के आने के बाद उसने हथियाए, लेकिन मेटकाफ से पहले जो उसके पास इलाका था उस पर ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकेगा। ये संधि की 5वें प्रावधान है। छठा, संधि की किसी धारा का उल्लंघन संधि को समाप्त समझा जाएगा या समस्त संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इस तरह से अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश किया। और साधारणतः ये कहा जा सकता है कि रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों के मुकाबले में अपनी असमर्थता और सीमित शक्ति का अनुभव हो गया था। ये संधि संपन्न हो गई दोनों पक्षों के बीच में। संधि का यदि समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो इतिहासकार जो सिन्हा हैं वो कहते हैं अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के लिए राजनीतिक असफलता कही जा सकती है। वो लिखते हैं कि रणजीत सिंह की मूंछ नीची हो गई और उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। और लिखते हैं, हालांकि रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों ने एक स्वतंत्र राजा माना, लेकिन सिखों का जो वो कह रहा था कि मैं लीडर हूँ, वो अंग्रेज़ों ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की। रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों की शक्ति के सामने झुकना पड़ा। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि सतलुज और यमुना के बीच के इलाके के जो सिख सरदारों का रणजीत सिंह से घनिष्ठ संबंध था, वहाँ रणजीत सिंह के जो मेटकॉप से पहले जो थे वो तो उसके पास हैं, लेकिन मेटकॉप के जो बाद में जो एरियाज उसने लिए, उन एरियाज़ को अंग्रेज़ों ने कहा है कि वो उसको उस पर से अधिकार छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो अमृतसर की जो संधि है, हम यूँ कहें कि रणजीत सिंह की जो इतिहासकार दत्ता के शब्दों में कि ये इतिहासकार सिन्हा की बात कर रहे थे, इतिहासकार के सिन्हा के शब्दों में कि ये रणजीत सिंह की एक बड़ी कूटनीतिक पराजय थी, क्योंकि संपूर्ण सिख जाति को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने की उसकी योजना सदैव के लिए ध्वस्त हो गई थी। इस संधि से यह भी स्पष्ट हो गया था कि पंजाब नरेश अंग्रेज़ों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकेगा, अतः वह अंग्रेजी सरकार के बराबर न रहकर द्वितीय स्तर पर आ गया। इस संधि द्वारा बिना किसी युद्ध के अंग्रेजी राज्य की सीमाएं यमुना से सतलुज तक पहुंच गई। पंजाब राज्य व अंग्रेजी सीमा के बीच का अंतर समाप्त हो गया। अंग्रेजी सरकार को उत्तर की ओर से कोई भय नहीं रहा, क्योंकि रणजीत सिंह उसका मित्र था और वहाँ से होने वाले आक्रमणों को वह रोक सकता था। सारांश में कहें तो अंग्रेज़ों ने अपने राजनीतिक हित तथा अपनी प्रबल शक्ति व साधनों को दृष्टिगत रखते हुए रणजीत सिंह को सतलज के पूर्व का प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर दिया। इस संधि को रणजीत सिंह के भावी जीवन की असफलता का मुख्य कारण माना जा सकता है। कूटनीतिक बिस्मार्क के यदि शब्दों में बात करें तो इस प्रकार के राजनीतिक समझौते में एक अश्व और दूसरा अश्वारोही होता है। तो ये जो अमृतसर की संधि है, अमृतसर की संधि में ब्रिटिश सरकार अश्वारोही सिद्ध हुई और रणजीत सिंह उसका अश्व सिद्ध हुआ। बहुत ही मतलब ये एक सुंदर उपमा
इस संधि के बारे में कही जा सकती है। इसके विपरीत अमृतसर की संधि का दूसरा पक्ष ऐसा भी था जो इसे लाभकारी कहता है। इस संधि से अंग्रेजी साम्राज्य का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना बंद हो गया और सतलुज के पश्चिम की ओर रणजीत सिंह को अपना राज्य व शक्ति बढ़ाने की खुली छूट मिल गई। अब वह सतलुज की ओर से भय रहित होकर कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, डेराजात आदि की ओर अपना ध्यान लगा सकता था। इसके अलावा रणजीत सिंह अब नेपाल तथा उत्तर पश्चिम की ओर भी बढ़ सकता था। रणजीत सिंह के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह संधि रणजीत सिंह की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम थी। उस समय उसके राज्य की स्थापना का कार्य अभी प्रारंभ ही हुआ था। उसने अपने सिख सरदारों को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं किया था। इसके अलावा अभी भी पंजाब में बहुत से शक्तिशाली मुस्लिम राज्य बचे हुए थे। ऐसे कठिन समय में रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से संघर्ष में पड़कर अपना सर्वनाश मोल नहीं ले सकता था। दूसरा, रणजीत सिंह का यह गुण भी प्रशंसा करने योग्य है कि उसे अपनी शक्ति का एहसास था। उसे ज्ञात था कि दूसरे के साथ व्यवहार में आगे कहाँ तक बढ़ना चाहिए। अपनी शक्ति के जोश में आकर व्यर्थ के कामों में उसे गंवाना नहीं चाहिए। हमेशा महत्वाकांक्षी को उचित सीमा में रहकर वास्तविक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। अतः अमृतसर की संधि को रणजीत सिंह के लिए घाटे का सौदा समझना गलत बात है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए इसको रणजीत सिंह की उल्लेखनीय सफलता ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने मुल्तान और कश्मीर इस संधि के बाद में ही विजित किए थे। 1823 में पेशावर भी उसके प्रभुत्व में आ गया था। स्पष्ट है कि रणजीत सिंह को इस संधि के परिणाम स्वरूप अपने राज्य का विस्तार करने का अवसर मिल गया और वह अपने अधीन एक विशाल राजतंत्र स्थापित करने में सफल हो सका। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।